नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ई एजेंडा कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। भारत सरकार के 17 मंत्री एक के बाद एक आज तक पर सबसे बड़े कोरोना मंथन में शामिल होते हुए, और स्वागत करना चाहेंगे अब हम आज तक पर भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि कोरोना के इस जंग में भारत की लड़ाई को आप कहां पर देखते हैं? आपका मंत्रालय इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहा है? इससे पहले कि मैं डिजिटल इकोसिस्टम और आरोग्य सेतु पर आए, पहला सवाल यही। देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही चुनौती भरा समय है। ये एक अभिशाप है, एक महामारी है, और ऐसी चुनौती 150-200 वर्षों में एक बार आती है। देखिए अंजना जी, आप भी जानती हैं, आप एक वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं, आपके दर्शक भी समझते हैं कि एक ऐसी महामारी है जिसकी दवा अभी तक नहीं आई है। तो इसे नए नए तरीके से रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। लॉकडाउन से जनता को असुविधा होती है, हम समझते हैं, लेकिन हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर कि उनकी अपील पर देश ने एक साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, और प्रधानमंत्री जो टीम इंडिया की बात करते हैं, सारे प्रदेश भी सामने आए। चुनौती है। मैं आपके चैनल पर जो कल हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर भाई मारे गए, अपनी बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। ये नहीं होना चाहिए था। अब आगे कोशिश की जाएगी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हो। अब आपने जब मुझसे पूछा है तो थोड़ा मुझे समय दीजिए। इस लॉकडाउन में हवाई जहाज बंद है, ट्रेन बंद है, सड़क बंद है, लेकिन मेरे सभी विभाग चल रहे हैं। चाहे मोबाइल हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट हो। कुछ मैं मोटी बात आपको खाली बता देना चाहता हूं, फिर बाद में आप मुझसे सब सवाल पूछिए और चर्चा करिए। सबसे पहले हमने संचार विभाग को कहा कि भारत में घर से काम होने की पूरी सुविधा को लिबरलाइज करो, वर्क फ्रॉम होम। तो हमने सारे नियमों को शिथिल कर दिया। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैकएंड ऑफिस है। फिर कोविड को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने बनाया जियो फेंसिंग, कि जो लोग आइसोलेशन में हैं, अगर वो अपने आइसोलेशन से बाहर जाते हैं तो हम उनको ट्रेस करके सरकार को बताते हैं कि देखिए ये नहीं है, इनकी चिंता करिए। दूसरे, कोविड सावधान। कोविड सावधान क्या है? हम लोगों ने बल्क मैसेजिंग करने की कोशिश की कि एक टारगेटेड इलाके में अगर लोगों को जाना चाहिए, आप ये सावधानी करें, ये देखें, ये खतरनाक इलाका है। अब तक आपको जानकर खुशी होगी, 14 प्रदेश लगभग 21.5 करोड़ बल्क मैसेजिंग भेज चुके हैं। तो ये हमने कुछ प्रमुख काम किया। अब पोस्टल डिपार्टमेंट, हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट देश भर में है, पुराना 150 वर्ष पुरानी संस्थान है। हमने उनसे कहा आगे आओ, लोगों को खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग उन लोगों ने आज तक 700 टन दवा देश भर में पहुंचाई है, लाखों लोगों को खाना खिलाया है। और मुझे सबसे खुशी हुई है कि लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है, तो हमारा डाकिया गांव गांव नदी पार कर आधार इनेबल पेमेंट से पैसे पहुंचा रहा है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 950 करोड़ रुपया उन लोगों ने पहुंचाया है देश भर में, गरीबों का, जो बैंक नहीं आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन एक लड़के ने मुझे ट्वीट किया कि उसके पिताजी रिटायर्ड मेजर हैं, वो उत्तराखंड के गोचर में उनको किडनी की दवा नहीं मिल रही थी, वो दिल्ली से भेजता था पोस्ट से। तो हमने कहा कि जाओ उसकी दवा कलेक्ट करो और मेजर साहब को पहुंचाओ। और उसके बाद मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया कि देश भर में कहीं भी कोई लाइफ सेविंग दवा की जरूरत है, हमारा पोस्टल विभाग पहुंचाए, और वो भी काम हो रहा है। ये कुछ मैंने मोटी बात आपको बताई, और बहुत कुछ चर्चा करने को है, लेकिन मुझे संतोष है कि चाहे वो हमारा बीएसएनएल हो, चाहे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे इंटरनेट हो, इन सबों ने मिलकर देश में संपर्क को रखा है। लोग बात कर पा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर पा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी, आपने एक एक बात बताई क्या कुछ हो रहा है। एक एक प्रयास इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है,
और एक एक मुस्कुराहट जो किसी भी महामारी के दौर पर किसी चेहरे पर आ रही है, वो मुस्कुराहट बेशकीमती है। लेकिन अब जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी और जो आप उसका जवाब देंगे, उसको एक एक दर्शक बहुत ध्यान से सुनेगा। मैं इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि हर हाथ में इस वक्त अगर मोबाइल है और लोग आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो आपकी बात सुनकर ये तय करेंगे कि ये उनकी निजता का हनन का मामला है या फिर आपकी कोशिशों से जीवन रक्षक बन रहा है आरोग्य सेतु। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये, राहुल गांधी का कहना है कि आपने एक सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ही एडवांस्ड सर्वेलेंस का तरीका बनाया है आरोग्य सेतु के जरिए, और महामारी का फायदा उठाकर आप इस वक्त लोगों पर नजर रख रहे हैं। आप कहते हैं ये झूठ है, क्या है आपकी दलील? देखिए, पहले बात आपसे मैं कहूंगा अंजना जी कि राहुल गांधी को देश की इस चुनौती का एक आप रेफरेंस पॉइंट मत बनाइए। ये मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा। राहुल गांधी जी टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं, आर्थिक विषयों को कितना समझते हैं, इस पर कभी चर्चा हो सकती है और चर्चा होनी भी चाहिए। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात अवश्य कहूंगा, कृपया करके अभी राजनीति बंद करिए। आपकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है सर्वेलेंस का, वो भी चर्चा कभी आगे करेंगे। देखिए अंजना, जब दवा नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को कैसे चेतावनी दे सकते हैं, कैसे आगाह कर सकते हैं, यह है कोरोना सेतु। भारत की आबादी 130 करोड़, देश में मोबाइल फोन लगभग 121 करोड़, आधार 126 करोड़, आज स्मार्टफोन भी लगभग 60 करोड़ प्लस हो गए हैं। तो हमें गर्व है कि डिजिटल इंडिया में हमने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? ये जो आरोग्य सेतु है, ये सिंपल काम ये करता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आए जो संभावित है या जो ग्रसित हो गया, तो आपको वो चेतावनी देता है कि ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में है, आप सावधान होइए। या खुद आप कोई दूसरा व्यक्ति हो गया, वो कहां कहां गया, किससे किससे मिला, आपको मालूम है ट्रेसिंग बहुत जरूरी है, ताकि उनको, आप देख रहे हैं अमेरिका में भी आज ही कल देखे एक दुर्भाग्यपूर्ण एक भारतीय डॉक्टर, उनकी बेटी मर गई, जो दोनों बड़े डॉक्टर थे। तो ये दिक्कत है, दिल्ली हो बाकी हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को चेतावनी देते हैं। और अंजना जी, आपके दर्शकों को मुझे बहुत विनम्रता से बताना है, देश में 9.5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो 9.5 करोड़ लोग इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। अब यह कैसे काम करता है? निजता का कोई उल्लंघन नहीं है, किसी का नाम इसमें नहीं आता है, सारा डेटा इनक्रिप्टेड होता है और ये लिमिटेड समय के लिए होता है, अल्पावधि के लिए। जनरल डेटा 30 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा और किसी ऐसे व्यक्ति का डेटा है जो ग्रसित है तो 45 से 60 दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। और किसी को अगर इतना और कोई निजता का उल्लंघन नहीं है, फिर मैं कहूंगा ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और राष्ट्रहित में है। लेकिन अंजना जी, अगर किसी को इतनी परेशानी है तो भैया जी आप डाउनलोड मत करिए, हो गई बात। लेकिन अगर किसी को इस चुनौती भरे इतनी परेशानी है तो डाउनलोड मत करिए। एक काउंटर क्वेश्चन है सर, नोएडा में इसे मैंडेटरी बना दिया गया है, यानी पनिशेबल ऑफेंस। चेकिंग कर रही है पुलिस कि आपने डाउनलोड किया है या नहीं, सजा का प्रावधान कर देना, यह कहां तक उचित है? देखिए, बाद में मुझे लगा और आप कानून मंत्री भी हैं, आप कानून मंत्री भी हैं, लेकिन उस लिहाज से भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं रविशंकर जी। मेरा आपसे उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है वो इस पर काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए और एम्प्लॉयज के लिए गाइडलाइन दिया कि आप सब लोग कोरोना आरोग्य सेतु को डाउनलोड करो, अब किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपको ऐसी क्या परेशानी है, आप कारण दीजिए, ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए है, ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है। तो देखिए, इसको कानून और प्राइवेसी के बहस में उलझाना ही गलत है। मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, और जो करोड़ों लोग इसको स्वेच्छा से डाउनलोड भी कर रहे हैं,
वो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या? 9.5 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? तो इसके पीछे की पूरी बहस प्रायोजित है। और अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सबसे तेज चैनल के दर्शकों को एक बात मैं और बताना चाहता हूं। दुनिया के कई देश इस तरह के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। पश्चिमी देश भी हैं, अमेरिका भी है, बाकी देश भी हैं, क्योंकि कोरोना तो दुनिया भर में है। वहां पर ये सवाल उठते हैं क्या? उठ रहे हैं क्या? आपको मुझे यह बताइए कि लॉकडाउन में कहा गया आप घर में रहिए, दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हम स्कूल जाएंगे क्या, हम दफ्तर जाएंगे क्या, हम पार्क में घूमेंगे क्या, हमको मॉल खुलवाओ क्या? ये वही बहस है। ये देश हित में, सुरक्षा हित में अगर ये काम किया जा रहा है तो इसको समझना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सर, इसमें ब्लूटूथ ऑन करने को, क्योंकि सभी लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, ब्लूटूथ ऑन करने को कहा जाता है, मार्जिन ऑफ एरर भी क्या कुछ इसमें हो सकता है? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स है? ये ब्लूटूथ वाला जो पूरा इसमें एक प्री कंडीशन एक तरह से है, अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए, इस पर जानकारी दें। देखिए, मेरा साफ कहना है, ब्लूटूथ का उपयोग किया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेसिंग के मामले में। आप इस बात को समझ रही हैं? हाँ। अब आपने एक सवाल किया कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उनके लिए क्या है? उनके लिए आरोग्य सेतु IVRS का निर्माण किया गया है। ये क्या सिस्टम है? तमिलनाडु के साथ हमारे विभाग ने मिलकर एक काम किया है, IIT मद्रास के माध्यम से, जहां आप एक मिस्ड कॉल दीजिए, एक नंबर है 1921 शायद, उसको मिस्ड कॉल दीजिए और उसके बाद तुरंत सिस्टम से आपको रिस्पांस आएगा, आपकी फिजिकल कंडीशन पूछी जाएगी, आपको तुरंत सलाह दी जाएगी। वो सब बिल्कुल डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो हमने गैर स्मार्टफोन की भी कोशिश की है। जो ब्लूटूथ के बारे में आपसे मैंने फिर बताया, वैसे आज को जानकर आपको खुशी होगी कि लोग जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, एक बार गांव में जाके भारत के बदलते हुए स्वरूप को देखो कि मुझे गांव में भी स्मार्टफोन दिखते हैं और कहते हैं रवि भैया हमने गूगल कर आपके बारे में ये देखा है। मुझे गर्व होता है कि भारत का आम नागरिक भी गांव में, जो शायद पढ़ा लिखा नहीं, वो गूगलिंग सीख रहा है, बाकी कुछ भी सीख रहा है। अच्छी बात है। तो हमें भारत के लोगों के टेक्नोलॉजी की ग्राह्यता को समझना चाहिए। लेकिन आपने जो बात की तो ये समझना पड़ेगा, और हम लोग का जो टीम है, इसमें हमारा IT विभाग है, इसमें नीति आयोग के लोग हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम लोग मिलकर और रोज इसको इंप्रूव भी करते हैं। अगर आपके किसी दर्शक ने कोई स्पेसिफिक चिंता बताई है कि इसको ठीक करिए, हम जरूर ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किसके पास ये इंफॉर्मेशन जाती है सर? क्योंकि अगर ब्लूटूथ और तमाम जानकारियां जा रही है मोबाइल की, तो लगभग एक्सेस है उस मोबाइल का अब सरकार के उन विभागों के पास जहां ये जानकारी जा रही है। किस किस को एक्सेस है इस इंफॉर्मेशन का सरकार में? बहुत सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल डेटा है ICMR का, वहां पर जो लोग अफ्लिक्टेड लोग हैं उनकी जानकारी जाती है। नाम से नहीं जाती है, बताया जाता है कि इस नंबर के व्यक्ति की आशंका है। बहुत सिंपल सी बात है। और ये सारा डेटा, अंजना ओम कश्यप फिर कहूंगा, मैक्सिमम 60 दिन में स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन हां, अगर किसी की गंभीर स्थिति है तो वहां फॉलो किया जाएगा। तो आप मुझे यह बताइए कि अगर हम एक टेक्नोलॉजी का उपकरण लेकर के आए हैं जो एक रमेश नाम के या महेश नाम के व्यक्ति को बताता है कि भैया आप इस नंबर के व्यक्ति के संपर्क में आए थे क्या, कृपया करके सावधान होइए, अपने को आइसोलेशन में ले जाइए, अपने को क्वारंटाइन में ले जाइए, और आपकी तबीयत खराब हो रही है तो अस्पताल जाइए। इसमें क्या दिक्कत है अंजना, मुझे बताइए तो आप। यही तो है आरोग्य सेतु। तो इसको लेकर बिना वजह और फिर कहूंगा कि अगर राहुल गांधी को इतना गुस्सा है, इतनी पीड़ा है, तो कृपया करके आदेश इशू कर दे कि कांग्रेस का कोई भी समर्थक आरोग्य सेतु डाउनलोड नहीं करे। हम भी देखना चाहते हैं, देखे, देश भी देखे। इस तरह के मैं क्या कहूंगा, नई बातें की जानी चाहिए जब देश में इतनी चुनौती है। तो आपको लगता है कि जो ये इसके इर्द गिर्द डर बैठाया जा रहा है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि राहुल गांधी तो खैर बोल ही रहे हैं और उन पर आप खास टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स भी इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि माना कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं, लेकिन असाधारण से भी आगे जाकर कदम उठाने की जरूरत को सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी? सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ बेस है? देखिए, उसका मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है अंजना।
अगर किसी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ को कोई विशेष सलाह देनी है तो उनका स्वागत है, बहुत विनम्रता से कहूंगा। लेकिन इस 30 मई को मुझे देश के आईटी मंत्री के रूप में 6 साल पूरे हो जाएंगे। समझिए आपको मालूम है डिजिटल इंडिया को दुनिया ने स्वीकारा है और भारत ने जिस तरह से डिजिटल समावेशी भारत बनाया है, ई एग्रीकल्चर, ई हेल्थ, ई स्कॉलरशिप, इस सब को लेकर दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा है। इससे कुछ लोगों को परेशानी होती है अंजना जी कि भारत में कैसे बन गया आरोग्य सेतु, आधार इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, आधार इनेबल पेमेंट कैसे इतना आगे बढ़ गया, भारत डिजिटल पेमेंट का दुनिया का बादशाह कैसे बन गया। इससे कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे लोग जो परेशान होते हैं प्रायोजित रूप से, तो देश के आईटी मंत्री का बिना बहुत विनम्रता से कहना है, हम आपकी परवाह नहीं करते, भारत अपना काम करेगा। लेकिन हां, अगर किसी को कोई प्रामाणिक चिंता है और उनको लगता है कि इसका निराकरण होना चाहिए, हम उनकी सलाह जरूर मानेंगे और हमारी टीम उसकी चिंता करेगी। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हो और किसी ऐसे एक्सपर्ट को बड़ी राय हो तो वो ट्विटर पे अपनी बात कह सकता है। वो सवाल मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछूंगी, क्योंकि मुश्किल सवालों से आप भागते नहीं है सर। अब जरा आते हैं डिजिटल इकोसिस्टम पर, क्योंकि आपके कंधों पर यह भार है कि इस वक्त जब लोग घरों में हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। इसको बूस्टअप करने के लिए या ये क्रम्बल ना करे, ये ढहे नहीं, आपने कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, कुछ तो हमने आपको पहले बताया, जियो फेंसिंग की बात, आरोग्य सेतु की बात, फिर आपके आरोग्य सेतु IVRS नॉन स्मार्टफोन के विषय में, फिर आपको मैंने बताया पोस्टल ने जो हमारी क्रांति की है और आज हम सारे ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी हम बहुत ही प्रशंसा करना चाहते हैं। अब देखिए, आपने बहुत सही कहा कि घर से काम, वर्क फ्रॉम होम को स्थायी करना चाहिए। तो मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि अभी जो इसको हमने टेम्पररी मेजर में सारे नियमों को मैंने 30 जुलाई तक शिथिल कर दिया है, तो अब भारत के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ कि वर्क फ्रॉम होम को हम स्थायी रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके और भारत दुनिया में एक नए मानक स्थापित कर सके। बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, मेडिकल एडवाइस घर से मिल रही है, महिलाएं घर से काम कर रही हैं, हमारा आईटी सिस्टम घर से काम कर रहा है। तो इस पूरे वर्क फ्रॉम होम कल्चर को हम और प्रामाणिक करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे STPI ने जो वहां उनके यहां यूनिट्स है, उनका किराया माफ किया है, हजारों लोग को उसका फायदा हुआ है। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। एक बात और, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम होम, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोग वीडियो से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं। एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे परिवार के लोग, कुछ को आप जानती भी हैं, दुनिया भर से कहे कि हम लोग बात करेंगे। 1 घंटा बातचीत हुई, मुझे बहुत संतोष लगा, अच्छा भी लगा। हम लोगों ने कुशल क्षेम पूछा, आगे और बढ़ने वाला है। तो हमने अपने विभाग को कहा कि भारत के स्टार्टअप उद्यमी एक अच्छा प्रोडक्ट भारत का बनाएं कि वर्क, ये जो पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसको बहुत ही एक प्रकार से मदद और सहूलियत मिले। आपको जानकर खुशी होगी अंजना, हमने एक हैकाथॉन कराया, 3000 लोगों ने इसमें रिस्पांस दिया है। स्टार्टअप हैं, कंपनियां हैं, और उसमें हम 20 लाख का पहले उनको देंगे अनुग्रह राशि प्रोत्साहन के लिए, फिर सरकार का करोड़ रुपए का उनको काम देंगे। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। फिर हमने कहा है इंडियन आईटी प्रोडक्ट्स बनाओ, सॉफ्टवेयर, और उसके लिए उसका एक स्टोर बनाओ, और भारत के सरकार में पहले, फिर प्राइवेट सेक्टर में भारत के आईटी उद्यमियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएं वो अच्छा हो। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा NIC और हमारा CDOT जो हमारे टेलीकॉम विभाग के हैं, वो एक इंडियन व्हाट्सएप भी बना रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जुड़े रहें। लेकिन डाउनलोड्स के तौर पर अगर हम देखें तो रविशंकर प्रसाद जी, एक चुनौती अभी भी है। क्या हम इंडिजिनस, यानी भारत के अंदर, आपने स्टार्टअप्स का जिक्र किया, आपने हैकाथॉन कराया, उसके बारे में जानकारी दी। हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, डेटा भी है जो ये बताता है कि भारत में जूम और टिकटॉक जैसे एप्स की डाउनलोडिंग इस 1-2 महीने में सबसे ज्यादा हुई है। MHA की भी गाइडलाइंस है कि जूम रिलायबल नहीं है, आप वहां पर अपने कॉन्फ्रेंसेस, अपनी मीटिंग्स मत कीजिए। इसके पीछे की वजह, और क्या इसकी कोई काट की पहल आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते?
देखिए, जूम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, तो मैंने उसका जवाब को बताया ना कि हम लोगों ने क्या इमीडिएट एक्शन लिया है और कितने लोग 3000 लोगों ने आवेदन दिया है, जल्दी इसका रास्ता हम निकालेंगे। बाकी हमारे भारत की भी कई कंपनियां, मैं किसी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, उसका भी प्रयोग हो रहा है। सरकार के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो हमारा एनआईसी है सरकार का, वो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए, जो आपने कुछ प्लेटफॉर्म की बात की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। भारत एक आजाद मुल्क है, लेकिन इस चुनौती भरे समय में हमारी ओर से बहुत विनम्रता से और बहुत सख्ती से कहा गया है कि आप ऐसा कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट नहीं करें जिससे विद्वेष फैले, जिससे कोरोना की लड़ाई कमजोर हो, जिससे सांप्रदायिक भाव फैले। ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं, आप जो डाउनलोड की बात करती हैं, तो भारत दुनिया में फेसबुक का सबसे बड़ा केंद्र है, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत ऐप के डाउनलोड में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यह अंजना इसलिए है, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। भारत डिजिटल व्यापार का एक बड़ा केंद्र है और हमें गर्व है, लोगों को नौकरी मिलती है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन हां, हमने अपने नियम कानून बहुत सख्त किए हैं और आपको बताना जरूरी है कि पहले वो क्लोज सोर्स लेकर के आते थे कि माल हम ही सप्लाई करेंगे और इसका मेंटेन भी हम ही करेंगे। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये सोर्स ओपन होगा, सबको इसके बारे में बताया जाएगा। इस पर बहुत लड़ाई हुई, मैं झुका नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज सब ओपन सोर्स लेकर के आते हैं। तो इस तरह से हम लोग चुनौतियां देखते भी हैं, उनका उपयोग भी करते हैं और भविष्य का रास्ता भी बनाते हैं। ठीक है, एक चलते चलते अब दो आखिरी सवाल मेरे बचे हैं, जल्दी से आपसे पूछ लूं। एक तो ये अफवाहों को रोकने के लिए, चाहे एफबी हो, फेसबुक हो या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म से, आप उनके हेड्स के साथ हमेशा ये मीटिंग करते हैं। अफवाहों की भी मतलब एक तरह से सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि वो बाजार बहुत गर्म। क्या उसके लिए आपने कोई सख्त पहल की पिछले दिनों में, जिसके बारे में आप बताना चाहें? और बतौर कानून मंत्री, जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ उसको लेकर भी कानून में संशोधन करके 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। प्रधानमंत्री ने देश के डॉक्टर, पैरामेडिक्स के पक्ष में देश में ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी, उत्साह बनाया था। क्यों बनाया था? कि सही में वो भगवान के दूत के समान हैं, अपने जीवन को खेलते हुए वो लोगों को बचा रहे हैं। कई डॉक्टर एफिक्टेड हो गए, कई शहीद भी हुए, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, हमारे पोस्टमैन, हमारे लाइनमैन, ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं। शायद उसमें मैं मीडिया को भी रखूंगा, आप लोगों ने बहुत जानकारी दी है। तो ये जरूरी था, जब लोग कुछ नहीं मान रहे थे तो कहा कि भैया अब ये कार्रवाई होगी, इसलिए हमको कानून बदलना पड़ा, उसका असर पड़ा है। नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। अब जो पहला सवाल है, तो हमने इन कंपनियों को बार बार कहा है कि अफवाह नहीं हो, इसको रोकें। आपको जानकर खुशी होगी कि अब व्हाट्सएप ने अपने सर्कुलेशन को सिर्फ 1 कर दिया है। पहले 5 था, उसके पहले अनगिनत था। हम लोग के दबाव और आग्रह के बाद उन्होंने काम किया है। हम उनको बार बार कहते हैं कि आप इस बात की चिंता करें कि ऐसा कोई व्हाट्सएप ना सर्कुलेट हो जिससे लोगों में उन्माद फैले, और यही मैंने बाकी को भी कहा है। और बहुत विनम्रता से कहूंगा अंजना, करेंगे तो कार्रवाई भी होगी जी। और ये बात रविशंकर प्रसाद देश का आईटी मंत्री नहीं, देश का कानून मंत्री भी बोल रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जो मैं अपने आपको पूछने से नहीं रोक पा रही हूं, छोटा सा उसका जवाब दीजिएगा। ये कोरोना काल, ये लॉकडाउन, ये संकट हर किसी के लिए एक ऐसा वक्त है जब उसे बिल्कुल अलग अनुभव हो रहा है। बतौर मंत्री, बतौर पटना का एक नागरिक, एक ऐसा अनुभव जो शायद अंदर तक आपको कहीं छू रहा है। देखिए, हमारे जो बच्चे देश भर में फंसे हुए थे, उनके मां बाप मुझे फोन करते हैं। तो कल मैं बहुत भावुक हो गया। एक मां की बेटी कोटा में फंसी हुई थी, तो बहुत दिन से परेशान थी, तो मैंने उसको कल परमिशन दिलवा दिया। वो आज सुबह 3 बजे गई है। सर, कल उसने रोकर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आपको बताऊं अंजना, कितने छात्र होंगे सर जो रविशंकर प्रसाद तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, जो नीतीश सरकार की कोशिशें हैं शायद। जी, अब हजारों आ भी गए, ट्रेन चली है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ये महिला के छात्र, क्षमा करिए, देहरादून में थी,
वो हॉस्टल में अकेले बच गई थी। कोरोना ने देश को भावनात्मक रूप में जोड़ा है। आप देख रहे हैं कितने लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कितने स्वयंसेवी संस्थाएं आ गई हैं, कई जगह मीडिया के लोग भी खाना खिलवा रहे हैं। ये अच्छी बात है और हमें बहुत अवसर मिला है चिंतन करने का, पढ़ने का। मैंने गीता भी पढ़ी इस बार विस्तार से। मैंने भारत के इतिहास को दोबारा पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा समय मिला और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, बिकॉज अंजना यू नो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन, भारत इस चुनौती से निखर कर निकलेगा और भारत ने मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार से देश को संभाला है तो दुनिया को एक मिसाल के रूप में देखेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कानून, आईटी और संचार मंत्री, वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के रविशंकर प्रसाद जी आज तक पर अपनी बात कह रहे थे। आरोग्य सेतु सुरक्षित है और जीवन रक्षक बनेगा, ये उनका दावा और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करने की उनकी अपील। लेकिन इन सब के बीच पूरे इंटरव्यू में आप ये समझ रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एक तरह से सकारात्मक आने वाले वक्त में कैसे भारत विश्व में एक मिसाल हासिल करेगा, कायम करेगा कोरोना के खिलाफ जंग में।